जय भीम इंडिया न्यूज में मैं पूनम काले आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। राज्य से लगातार बाहर जा रहे उद्योगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में सोमवार को पार्टी के युवक विंग राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के धर्मपीठ स्थित निजी निवास के पास आंदोलन करने का प्रयास किया, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राज्य के उद्योग अन्य राज्यों में नहीं जाना चाहिए ऐसी मांग भी की। राज्य में आते उद्योगों को गुजरात में जाते देख राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सरकार के विरोध में आंदोलन करने का ऐलान किया था। महाराष्ट्राचे गद्दार महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातला पळवणाऱ्या ईडी सरकारचं करायचं काय? हे शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं काय? महाराष्ट्राचे प्रकल्प गुजरातला पळवणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारचं करायचं काय? महाराष्ट्राचे गद्दार अरे तसं मागच्या 2 महिन्यात 4 प्रकल्प महाराष्ट्रातले गुजरातला जात आहेत। वेदांता फॉक्सकॉन सारखा मोठा प्रकल्प असेल, टाटा एअरबस सारखा याच नागपूरच्या मिहानमधला प्रकल्प असेल, हे सगळे प्रकल्प एक एक करून गुजरातला त्या ठिकाणी पाठवले जात आहेत। म्हणजे हे ईडी सरकार हे महाराष्ट्राचं गद्दार आणि गुजरातचं वफादार सरकार झालंय। महाराष्ट्राच्या युवकाच्या हातामध्ये त्या ठिकाणी बेरोजगारीचा कटोरा देऊन हे उद्योगाचा पेटारा हा गुजरातच्या सरकारला त्या ठिकाणी द्यायला लागलेत आणि शिंदे फडणवीस ही गुजरातची चाकरी करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या युवकाची हक्काची भाकरी पळवायला लागलेत। म्हणून सातत्यानं जे प्रकल्प आमचे या ठिकाणी गुजरातला नेले जात आहेत त्याच्या निषेधार्थ आम्ही देवेंद्र फडणवीस जे या महाराष्ट्रातले सगळ्यात प्रमुख नेते आहेत, कारण सरकारमध्ये मुख्यमंत्री कुणी जरी असलं तरी हे सरकार देवेंद्र फडणवीस चालवत आहेत आणि गुजरातचे आणि महाराष्ट्राचे सगळे प्रकल्प ते गुजरातला पाठवत आहेत। म्हणून आज आम्ही त्यांच्या नागपूरच्या घरासमोर या ठिकाणी आंदोलन करतोय। उद्या त्यांच्या मुंबईच्या सागर बंगल्यासमोर देखील आम्ही आंदोलन करू आणि आमची विनंती आहे की आमच्यासाठी हा राजकारणाचा भाग नाही। वेदांता फॉक्सकॉन आणि टाटा एअरबसचा प्रकल्प हा देवेंद्र फडणवीसांनी गुजरातला गेलेला प्रकल्प परत महाराष्ट्रात आणावा। महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीनं आम्ही तुमचा जाहीर नागरिक सत्कार करू, कारण आमच्यासाठी हा राजकारणाचा विषय नाही। काल उद्धवसाहेब ठाकरे मुख्यमंत्री होते, आज एकनाथ शिंदे असतील, उद्या दुसरा कोणी मुख्यमंत्री असेल, पण या महाराष्ट्रातल्या 2 लाख युवकाच्या घराची चूल पेटणार होती, त्याच्यावर पाणी वाटण्याचं काम आता हे लोकशाहीत आपण बघतोय की लोकशाहीत आंदोलन करायचा प्रत्येकाला अधिकार आहे। आम्ही लोकशाहीमध्ये पोलिसांना त्या ठिकाणी कल्पना देऊन आंदोलन करतोय, कुठलंही वेगळं आंदोलन आम्ही करत नाही। पण एका राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याच्या दारासमोर या महाराष्ट्रातल्या युवकाच्या वेदना मांडण्यासाठी आम्ही लोकशाही पद्धतीने काम करतोय। जर आम्हाला पोलिसांनी सहकार्य केलं नाही तर उद्या भविष्य काळात आम्ही न सांगता देखील आंदोलन हे करू शकतो आणि मुंबईच्या सागर बंगल्यात देखील जाऊ शकतो। आज पोलीस तुम्हाला अडवतील तर तुम्ही काय भूमिका घेणार? आम्ही पोलिसांना सांगणार आहे की आमचं आंदोलन आम्हाला करू द्या आणि आम्हाला त्या ठिकाणी आंदोलन करायचंय, हे आमच्या भूमिकेत असणार आहे। त्याच्यानंतर पोलीस जे भूमिका घेतील त्या सगळ्या कायदेशीर बाबीला सामोरे जायची आमची तयारी। शिंदे और फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद पिछले कुछ दिनों में 2 बड़े प्रोजेक्ट राज्य से निकलकर गुजरात गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में जमकर रोष जताया जा रहा है। इस महाराष्ट्र सरकार के विरोध में राज्य में विभिन्न स्थानों पर एनसीपी और कांग्रेस आक्रामक हुए हैं। इसलिए आज वर्धा जिले एनसीपी कांग्रेस की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन करके शिवाजी चौक पर धरना आंदोलन किया है। आंदोलन का नेतृत्व राकापा जिलाध्यक्ष सुनील राउत ने किया। इस धरने में बड़ी संख्या में राकापा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सरकार भगाओ, महाराष्ट्रातील युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या सरकारचा, महाराष्ट्राच्या खोके सरकारचा महिन्याभरापूर्वी फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट गुजरातला ट्रान्सफर केला आणि अलीकडे जे टाटा एअरबसचा जो नागपूरला होणारा प्रोजेक्ट आणि किंवा महाराष्ट्रातल्या अन्य कुठल्या जिल्ह्यात होणारा प्रोजेक्ट
तो सुद्धा गुजरातला या सरकारने नेला आणि याचं पूर्ण दुर्लक्ष शिंदे फडणवीस सरकारचं आहे. त्यांचा आम्ही जाहीररित्या निषेध करतो. 50 खोके सरकारचा महाराष्ट्रातील युवकांना बेरोजगार करणाऱ्या सरकारचा आज नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, मैं रवि राणा और बच्चू कडू दोनों के रुख का स्वागत करता हूं, क्योंकि किसी बात को लेकर उनका विवाद हो गया था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कुशल नेतृत्व ने संयम से मामले को संभाला और तत्कालीन विधायक रवि राणा ने माफी मांगते हुए अपनी बात वापस ले ली। साथ ही विधायक बच्चू कडू ने भी अपनी बात वापस लेने के लिए आभार जताया। यह महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात है, ऐसा इस वक्त सुधीर मुनगंटीवार ने कहा। स्वागत केलं पाहिजे। बच्चू कडू लोकांच्या प्रश्नाला हाती घेऊन काम करणारे नेते आहे। राणा ही अपक्ष म्हणून सातत्याने 3दा निवडून आलेत। आज राज्यामध्ये जनतेचे प्रश्न सोडवणारे, जनतेची सेवा करणारे सरकार आलं आहे आणि मग अशा प्रसंगी जनतेच्या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये चर्चा होण्याच्या ऐवजी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपावर चर्चा होणं हे काही योग्य नाही। मी श्री बच्चूभाऊ कडू व श्री रवी राणा या दोघांनी जी सामंजस्याची भूमिका घेतली त्याचं मनापासून स्वागत करतो आणि माननीय मुख्यमंत्री व माननीय उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी, उन्नतीसाठी हे दोन्हीही अनुभवी सदस्य निश्चितपणे मोठं योगदान देईल असा विश्वासही व्यक्त। भारतीय बौद्ध महासभा नांदेड़ उत्तर की ओर से जिलाध्यक्ष यशवंत चावरे इनके मार्गदर्शन में भीमघाट के नालंदा बुद्ध विहार में बौद्धाचार्य व केंद्रीय शिक्षकों के लिए पूर्व परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के लिए निरीक्षक बोलकर बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव राजेश पवार व डॉक्टर अनिल वानखेड़े इनकी मौजूदगी थी। इस परीक्षा में जिला भर के 30 से भी ज़्यादा प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया था। हमारे नांदेड़ जिला के जो ही केंद्रीय शिक्षक बनने जा रहे हैं उनका पूर्व प्राथमिक परीक्षा बोलते हैं वो है होने जा रहा है और बौद्धाचार्य की परीक्षा होने जा रही है। ये बौद्धाचार्य जो विधि लगाने का काम, विधि पूरा करने का काम करते हैं, ये परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद, सफलता प्राप्त करने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट के उपलक्ष्य में उनको एक अधिकार मिलता है, उनको सभी विधि पूरा करने का ये काम करेंगे। और केंद्रीय शिक्षक बनने के बाद उनको बौद्ध धम्म का प्रबोधन कैसा करना है, विचार बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, बौद्ध धम्म का विचार प्रसार कैसा करना है प्रबोधन के माध्यम से ये करने वाले हैं। ये सफलता प्राप्त करेंगे तो उनको वो अधिकार में प्राप्त हो जाएगा। ये और सभी को मैं शुभकामना देता हूँ कि सभी पास हो जाएंगे, उत्तीर्ण होते जाएंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। इस परीक्षा में कितने लोग बैठे हैं सर? अभी 24 लोग बैठे हैं और 6 लोग केंद्रीय शिक्षक की परीक्षा के लिए दे रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक बनने के बाद उनको जो है केंद्रीय शिक्षक बोल के पुरस्कार मिलेगा और वो प्रबोधन का काम करेंगे। बौद्धाचार्य का सर्टिफिकेट मिलने के बाद, बौद्धाचार्य की सफलता मिलने का उनको बौद्धाचार्य का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो जन्म से अंत तक जो विधि रहते हैं वो विधि पूरा करने का उनको अधिकार रहेगा। बौद्ध पूजा पाठ जो है, बौद्ध पूजा पाठ के अनुसार वो विधि पूरा करेंगे। आज यहाँ राज्य शाखा की ओर से बौद्धाचार्य और केंद्रीय शिक्षक की जो पूर्व परीक्षाएं होती है वो परीक्षा या राज्य शाखा के माध्यम से आयोजित की गई है। यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेश जी पवार गुरुजी यहाँ पर वो सब लिखित स्वरूप के जो पेपर है वो पेपर लेकर यहाँ आए हैं। बौद्धाचार्य ये जो समाज में सम्मानित की गई जी सनद है, ये सनद प्राप्त करने के हेतु यहाँ पे ये परीक्षा का आयोजन किया गया है। जो लोग 10 दिन का श्रामणेर शिविर संपन्न करके उसमें उत्तीर्ण होते हैं उनको इस बौद्धाचार्य परीक्षा में बिठाया जाता है और समाज के जो भी कोई विधि है, जो बौद्ध महासभा ने प्रमाणित किए हुए विधि है, वह विधि करने के लिए उनको यहाँ प्रशिक्षित
जो किया गया होता है उस अनुसार यह परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, पास होने के बाद उन्हें बौद्धाचार्य की सनद या दी जाती है और समाज में विधि में एक सूत्रता लाने हेतु संस्था का यह बहुत बड़ा एक उपक्रम है, जो उपक्रम आज राज्य के 21 जिले में एक ही समय पे एक ही विषय को लेकर यहाँ पे किया जा रहा है। आदरणीय महाउपासिका मीराता अंबेडकर जी के नेतृत्व में पूरे देश में 24 राज्यों में कार्यरत है और इस संस्था में जो बौद्धाचार्य होता है वो प्रशिक्षित होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और बाद में उनका एग्ज़ाम लिया जाता है और एग्ज़ाम पूरा होने के बाद उन्हें सर्टिफाइड किया जाता है, वो लीगली बौद्धाचार्य होते हैं। तो समाज में जो धार्मिक जो संस्कार विधि होती है वो संस्कार विधि पार करने का ये बौद्धाचार्य लोग हैं, ये संस्कार विधि पार करते हैं और इन्हें वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या निकष है? हाँ, अभी जो एग्ज़ाम है वो लिखित स्वरूप में होती है और वो ओरली भी होती है। और लिखित स्वरूप जो होती है वो 100 उसमें मार्क का वो पेपर रहता है और ओरल जो होता है वो भी 100 मार्क का पेपर रहता है। तो इस प्रकार ये आज जो एग्ज़ाम हो रही है पूरे महाराष्ट्र में 21 जिलों में ये एग्ज़ाम एक साथ हो रही है। तो इस प्रकार पूरे महाराष्ट्र में ये एग्ज़ाम चल रहा है। जय भीम इंडिया न्यूज़ में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि भारतीय मुद्रा नोटों पर गणपति लक्ष्मी देवी की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। संपूर्ण बहुजन समाज चाहता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर भारतीय नोटों पर होनी चाहिए, लेकिन आज यह मानवतावादी व्यवस्था जातिवादी कर रही है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर भारतीय मुद्रा नोटों पर जल्द से जल्द लगा दी जानी चाहिए, नहीं तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा, ऐसा ओस भीम आर्मी संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कामले ने कहा। अरविंद केजरीवाल इन्होंने गुजरात इलेक्शन सामने रखते हुए ये मांग की है कि भारत के जो नोट है उस पर गणपति और लक्ष्मी देवी का फोटो होना चाहिए। हम सारे धर्मों का आदर करते हैं, सबके श्रद्धा का ही आदर करते हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपना असली चेहरा दिखाया है कि वो हिंदुत्ववादी लोगों के लिए काम करता है, हिंदू राष्ट्र के लिए काम करता है और संविधान विरोधी काम करते हैं। आज भारत के जितने भी बहुजन वर्ग है, जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, कई साल से आंदोलन कर रहे हैं कि इस नोट के ऊपर बाबा साहब का ही फोटो होना चाहिए, उनका अधिकार है। और हमारी भीम आर्मी की यही मांग है कि बाबा साहब का ही फोटो नोट पर होना चाहिए। अभी अरविंद केजरीवाल इसका समर्थन करते हैं कि नहीं ये करते, यही भी हम लोग देखेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने अपना असली चेहरा सामने लाया हुआ है, यह आरएसएस के हस्तक है, बीजेपी के हस्तक है और ऐसे मनोवादी लोगों का हम निषेध करते हैं। हमें उस नोट पर बाबा साहब का फोटो चाहिए और बाबा साहब का फोटो लाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्टी में जितने भी अम्बेडकर राइट्स काम करने वाले लोग हैं, जल्द से जल्द आप वहाँ से निकल जाए। वो पार्टी हिंदुत्ववादी लोगों के लिए काम करते, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम करते, आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते। तो हम आपको आह्वान करते कि जल्द से जल्द वो पार्टी छोड़ो और नोट के ऊपर बाबा साहब का ही फोटो होना चाहिए। जय भीम, जय भारत। नगर निगम के उपायुक्त और अमरावती की सीपी आरती सिंह घटनास्थल पर मुआयना करने पहुंची। बता दें कि सिटी नगर निगम के इंजीनियर चौहान ने माध्यमों से बात करते हुए कहा कि ऑलरेडी इस बिल्डिंग को हमने नोटिस दी थी
और ऊपर की जो मंजिल है उसको क्षतिग्रस्त भी किया था और इस पर पुनर्निर्माण नहीं करने के आदेश भी निर्गमित किए थे। अलबत्ता घर मालिक ने इसका पुनर्निर्माण शुरू कर दिया था, जिसमें यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद घर मालिक के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। इस समय आरती सिंह ने कहा कि अब तक 4 को इस मलबे के नीचे से निकाला गया है और उन्हें जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। अधिकारी भी हैं और उनके साथ में आम जनता भी खुद की जवाबदारी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कंटिन्यू प्रशासन कोई जवाबदारी के लिए नोटिस दे रहा है तो उस पर अमल करना, मेरी ज़िंदगी की सिक्योरिटी तो मुझे रखनी पड़ेगी। अधिकारी को हम डांटेंगे, उनको काम करने लगाएंगे, गिराने लगाएंगे, उस तक ठीक है। तो जब नोटिस आती है उसके बाद मेरा भी कर्तव्य बनता है। तो मैं सभी को विनंती करूँगी हाथ जोड़ के कि ऐसी दुर्घटना कभी किसी के साथ ना हो। अगर कोई नोटिस कोणाला देता है डिपार्टमेंट तो आपने ज़रूर उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी का आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके जान और सिक्योरिटी के लिए आपको नोटिस से देते हैं, तो उस पर अमल करना हमारी भी जवाबदारी बनती है। साकेत बुद्ध विहार समिति व महामाया महिला मंडल राजनगर चंद्रगुप्त नांदेड़ की ओर से आयोजित श्रद्धेय भिक्खुनी चारुशिला थेरी इनके 14 वर्षावास के अवसर पर श्रद्धेय भिक्खु विनय बोधि प्रिय इनकी ओर से दान दी हुई साकेत बुद्ध विहार में बुद्ध रूप की प्रतिष्ठापना की गई। इस अवसर पर तथागत नगर के मूल गंधक कुटी बुद्ध विहार से साकेत बुद्ध विहार तक बुद्ध रूप मूर्ति के साथ शहर के मुख्य मार्ग से धम्म यात्रा निकाली गई। बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आजच्या या मंगलमय दिनी साकेत बुद्ध विहार राजनगर या ठिकाणी आज तथागत भगवान बुद्धाच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून या ठिकाणी परित्राण देशना होणार आहे। बोधिसत्व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एका ठिकाणी म्हटलेलं आहे की सामाजिक संघटन जर करायचं असेल तर ते फक्त बुद्ध विहारामध्ये होऊ शकते आणि म्हणून आज आपला संपूर्ण समाज हा वेगवेगळ्या गटातटामध्ये विभागलेला आहे आणि म्हणून या संपूर्ण समाजाला, संपूर्ण मानवाला एकत्रित करण्याचं काम बुद्ध विहार करू शकत असते आणि म्हणून बुद्ध विहार केवळ पूजा प्रार्थनेचं ठिकाण न होता एक सामाजिक संघटन, एक धार्मिक संघटन त्यामधून निर्माण व्हावं। समाजाचे जे काही सामाजिक प्रश्न असतात, धार्मिक प्रश्न असतात, राजकीय संघटनाचा प्रश्न आहे, काही कौटुंबिक प्रश्न आहेत, काही व्यावहारिक प्रश्न आहेत, हे सारे प्रश्न समाज म्हणून वारंवार जेव्हा मनुष्य येतो, एकत्रित बसतो, एकत्रित विचार विनिमय करतो, तेव्हा त्या समाजाची सदैव भरभराट होत असते। साकेत बुद्ध विहार राजनगर चंद्रगुप्त नगर प्रभाग नांदेड़, यहाँ पर आज यह विशाल बुद्ध रूप की प्रतिस्थापना की गई है। महामाया महिला मंडल तथा साकेत बुद्ध विहार समिति के आयोजन में इस विहार में श्रीलंका में प्रशिक्षण लेकर आई भिक्खुनी चारुशिला थेरी निवास करती है। पिछले 3 महीनों से वर्षावास के समय में यहाँ पर मैंने हर रोज़ अलग अलग विषयों पर यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं को, मनुष्य मात्रों को उपदेश किया, तथागत का संदेश इन तक पहुँचाया। इन 3 महीनों में तय किया गया था इस साकेत बुद्ध विहार में लक्षणों से अनुलक्षणों से युक्त बाह्य धर्मों में तथा अंतर्भूत धर्मों में बुद्धत्व का दर्शन करा देने वाला एक बुद्ध रूप प्रतिष्ठित किया जाए
और इस हेतु मैंने इस बुद्ध रूप को प्राप्त किया। वास्तविक बुद्ध रूप किस पदार्थ से, किस चीज़ से निर्माण किया है, यह बात गौण है। जय भीम इंडिया न्यूज में लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kaalepailshospital.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोकण के रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिलों में इस वर्ष लगभग 2,25,000 हेक्टेयर में चावल की खेती की गई है, लेकिन बारिश की वापसी से इस साल धान की फसल का उत्पादन कम हुआ है। लगातार बदलते मौसमी चक्र और जलवायु परिवर्तन से किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है। बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सरकार भले ही किसानों को मुआवजे का ऐलान कर रही हो, लेकिन प्रशासन अभी तक पंचनामा के लिए नहीं पहुंचा। तो किसानों को मुआवजा कैसे दर्ज होगा? किसानों को मुआवजा कब मिलेगा, ऐसा सवाल उठता है। कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो आणि रायगड जिल्हा हा भाताचा कोठार म्हणून ओळखला जातो। मात्र मागील काही वर्षापासून येथील शेतकरी हा पूर्णपणे अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करता करता उद्ध्वस्त होताना दिसतोय। त्याची कारणं अशी आहेत की या ठिकाणी अवकाळी पाऊस असेल, परतीचा पाऊस असेल, महापूर असेल, ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ याचा मोठ्या प्रमाणावर फटका येथील भात शेतीला आणि शेतकऱ्याला बसतोय। हातातोंडाशी आलेला घास हा पूर्णपणे परतीच्या पावसानं या ठिकाणी हिरावून घेतल्याची परिस्थिती रायगडसह कोकणामध्ये आहे। त्यामुळे येथील शेतकरी प्रचंड हवालदिल झालेला आहे। ऐन कापणीच्या हंगामामध्ये परतीचा पाऊस कोसळतोय आणि गुडघाभर चिखलात, कमरेभर चिखलातून या ठिकाणी कापलेला भात आहे तो घेऊन आपल्या घरातील कणग्यामध्ये कसा साठवता येईल यासाठी शेतकरी जीवाचं रान करतोय। रायगड जिल्ह्यातील 15 तालुक्यामध्ये या ठिकाणी पंचनामे झालेत की नाहीत हा देखील आता प्रश्न अनुत्तरितच आहे। कृषी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की पंचनाम्यांचं काम सुरू आहे, पंचनामे होत आहेत। मात्र जर आपण ग्राउंडवर जाऊन परिस्थिती बघितली तर या ठिकाणी कापणी सुरू आहे। पूर्णपणे भिजलेलं पीक जे आहे ते उभं पीक या ठिकाणी चिखलात आडवं झालं आणि शेतकरी आपलं ते पीक वाचवण्यासाठी त्यातून मिळणारं उत्पादन जे काही अन्नधान्य आपल्याला शिल्लक राहील ते तरी आपल्या कणगीत पडावं यासाठी प्रयत्नशील आहे। पंचनामे झालेत का आणि पंचनाम्यातून त्यांना काही नुकसान भरपाई मिळणार आहे का? येथील शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी आपली व्यथा मांडताना सांगितलं की सरकारनं लवकरात लवकर पंचनामे करावेत आणि आम्हाला नुकसान भरपाई द्यावी आणि शेतकरी जगला तरच हा देश जगेल असं देखील आव्हान त्यांच्याकडून करण्यात आलं आहे। या ठिकाणी परतीच्या पावसामुळे शेतीची भयानक परिस्थिती निर्माण झाली, शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। आलेला पीक हा शेतीमध्ये कोलमडलेला आहे, पडलेला आहे, कुजवा निर्माण झालेला आहे आणि शेतकरी या पिकावर वर्षभराचा आम्ही या ठिकाणी आमचं अन्नधान्य साठवून आमचा उदरनिर्वाहाचं साधन एकमेव शेती आहे। परंतु या ठिकाणी शासनाने वेळोवेळी पंचनामे करण्याचे सांगतात, परंतु कोणत्या प्रकारचे पंचनामे आमचे झाले नाहीत। ऑफिसमध्ये बसून, कार्यालयात बसून या ठिकाणी पंचनामे करतात आणि शेतकऱ्याला मात्र कुठल्याही प्रकारचा माहीत होत नाही। आम्ही मध्यंतरी गेल्या महिन्यामध्ये स्थानिक तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक यांना कळवले, बोललो की आमचे शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाईचे पंचनामे घ्या, परंतु कोणीही आमच्याकडे लक्ष देत नाही। ते सांगतात की माझी ऑर्डर नाही, माझ्याकडं हा गाव नाही, तो सांगतो माझ्याकडे हा गाव नाही। अशा पद्धतीने आमची शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली आमच्या निदर्शनास आली। परंतु परतीच्या पावसामुळे आलेला घास, तोंडात आलेला घास हा आमचा गेलेला आहे, तरी शासनाने या ठिकाणी वेळीच दखल घेऊन शेतकऱ्यांचे तातडीने पंचनामे नूकसान भरपाई जाहीर करावी ही आपणामार्फत आम्ही विनंती करतोय। आमच्या शेतीची परतीच्या पावसाने बरीच नुकसान केलेली आहे। संपूर्ण अक्षरशः मोड आलेले आहेत, की आम्हाला कापायचे सुद्धा वांदे झाले ना, कापून करायचं काय? आणि आम्हाला आता याच्या पुढे वर्षभर तर अन्न असं काहीच मिळणार नाही, संपूर्ण पावसामध्ये शेतीत जाणार आहे। तर आम्हाला शेतकऱ्यांचं काही नुकसानी भरपाई आहे ती शासनाने आम्हाला योग्य वेळी त्वरित द्यावी। नुकसान झालं आहे, पाण्याच्या मुळे नुकसान झालेलं आहे आम्हाला। पाऊस म्हणजे धो पडतो,
पावसान म्हणजे आमची करपा भिजून चालली, पाणी फुल भरलेलं आहे शेतात. हां, आता आम्ही खावं काय? हां, भागत नाही आमचा एकतर. काय करायचं आम्ही? सांगा आम्हाला. तुम्ही काहीतरी आम्हाला भरपाई द्यावा ही आमची विनंती आहे. माझं नाव बालाराम धाय गदमले, मुक्काम शिव, तालुका पेन. पावसामुळं माझ्या शेतीचे भरपूर नुकसान झालेलं आहे. हां, त्याच्यामुळं सरकारने आम्हाला काय नुकसान भरपाई देण्यात यावी शासनामार्फत. काय परिस्थिती झाली आता शेतीची? परिस्थिती झाली की आमच्या जो पेरलेला पाण्यात पडून पाण्यात त्याला रुजून कोंब आले. रायगड जिल्ह्यामध्ये भाताचं मुख्य पीक आहे खरीपामधलं. साधारणपणे 96,000 हेक्टर एरिया आपला भाताखाली आहे आणि याच्यामध्ये कृषी विभागाच्या अंतर्गत आपण वेगवेगळे तंत्रज्ञान प्रसाराच्यासाठी वेगवेगळ्या लागवड आणि चांगल्या क्वालिटीचं बियाणं यांचा प्रचार आणि प्रसार करत असतो. परंतु मागील काही वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, अवेळी येणारा पाऊस किंवा पावसाचं जे प्रमाण कमी जास्त होतं आहे, इंटेन्सिटी बदलती आहे, तर यामुळे भाताच्या पिकाला बऱ्याच वेळा नुकसानीला तोंड द्यावं लागत आहे. या वर्षाचा जर आपण विचार केला तर साधारणपणे जुलैमध्ये 1503 हेक्टरवरती नुकसान झालेलं होतं आणि त्याबाबतची मदत वाटप जे आहे तर ती मदत वाटप शेतकऱ्यांपर्यंत गेलेली आहे. नंतर ऑगस्ट महिन्यामध्ये साधारण 225 हेक्टर एरियामध्ये भात पिकावरती पावसामुळे नुकसान झालेलं होतं आणि याच्यामध्ये साधारण पेन, पनवेल, पाली आणि उरण ह्या 4 तालुक्यांमध्ये हे नुकसान झालेलं आहे. या संदर्भामधील अहवाल जो आहे तो आपण शासनाला पाठवलेला आहे आणि लवकरच त्याची मदत शेतकऱ्यांपर्यंत दिली जाईल. बुद्ध धम्म की संस्कृति में 2500 साल से बरसात में भिखु संगर के भंते ने आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा 3 महीने तक किसी एक जगह विहार स्तूप में वास्तव्य करके धम्म का अध्ययन अध्यापन करना, धम्म देशना देना, यही परंपरा को गांव-गांव में 3 माह तक वर्षावास कार्यक्रम में धम्म ग्रंथ पठ हुआ है. अभियान के भास्कर गवई, भीमराव गवई, विष्णुजी अंभोरे इनकी मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ. साथ ही बड़ी तादाद में परिसर में से अनुयायी मौजूद थे. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं हि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं हि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं हि संघं शरणं गच्छामि. चिंतनाचा विषय आहे. संपत्ती जमवता येत नव्हती, आज आपल्याकडे किती संपत्ती आहे. त्याचं कारण काय? आम्हाला संपत्ती जमवण्याचा घटना दत्त बाबासाहेब आंबेडकरांनी अधिकार दिला आहे. आम्हाला शिक्षणाचा अधिकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला आहे. आम्ही शिकलो, मोठे झालो, आम्ही आमच्यात गुंतलो, पण बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना आम्ही कोसो दूर ठेवलं. म्हणून माझी सर्व समाज बांधवांना विनंती करणार नाही, माझ्यासाठी करणार नाही, आपल्या प्रत्येकावर अधिक म्हणजे एक जबाबदारी ठेवलेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जाताना सांगितलं आहे, हे बांधव, हा धम्माचा रथ इतक्या कष्टाने मी पोर आणला, तुम्हाला समोर ओढता येत असेल तर ओढा, परंतु मागे खेचण्याचा प्रयत्न करू नका. हे बाबासाहेबांचे विचार आपण मनी बाळगले पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी मला या गावामध्ये सरदार सरांच्या मध्ये आणि या गाववासियांच्या मध्ये यशवंत दिसतोय. आज के लिए बस इतना ही. देखते रहिए जय भीम इंडिया न्यूज.